जरा इस बात पर गौर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज के दौर की बात करें तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत ही आधुनिक स्काईस्क्रेपर बन रहा है। हाँ, जिसमें हमारे पास लेजर लेवलर होते हैं और जीपीएस वगैरह। बिल्कुल। जीपीएस है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड है। इन सब के बावजूद कंस्ट्रक्शन में मामूली सी गलती होना, मतलब एक आधा इंच का इधर उधर होना, बहुत आम बात है। सही कहा, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो थोड़ी बहुत एरर तो आ ही जाती है। हाँ, तो अब इसी लेज़र लेवलर को उठाइए और ठीक 4,500 साल पीछे ले जाइए और एक ऐसी इमारत पर निशाना साधिए जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़ों से बनी थी। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? और फिर अचानक पता चलता है कि वो ढांचा आज की आधुनिक इमारतों से भी ज्यादा सटीकता के साथ ट्रू नॉर्थ यानी भौगोलिक उत्तर दिशा की तरफ अलाइंड है। और ये सटीकता देखे कोई मामूली नहीं है, ये सिर्फ 0.05 डिग्री के अंतर पर है। सिर्फ 0.05 डिग्री। बिल्कुल। बिना किसी आधुनिक कंपास या सैटेलाइट के ऐसा करना एक तरह से हमारी समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। एकदम सही। और ये वो जगह है जहां इतिहास की स्थापित किताबें और जमीन पर मौजूद ठोस सबूत आपस में टकराने लगते हैं। तो आज की इस गहरी छानबीन में हम इसी टकराव को समझने वाले हैं। और इसको समझने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही अलग लेकिन एक दूसरे को शानदार तरीके से पूरा करने वाले स्रोत हैं। हाँ, पहला स्रोत है ए खताना का। ये जेनएआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं और नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच हैं। इनका एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम है जिसे लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर कहा जाता है। और दूसरा स्रोत है जाने माने और अक्सर विवादों में रहने वाले लेखक ग्राहम हैनकॉक की थ्योरी द लॉस्ट आर्किटेक्चर ऑफ प्री डायनेस्टिक एंटिक्विटी, यानी राजवंशों के शुरू होने से पहले की प्राचीन वास्तुकला। अब कोई भी श्रोता ये पूछ सकता है कि एक एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर के सीखने के तरीके का हजारों साल पुराने मिस्र के पिरामिडों से क्या लेना देना? हाँ, दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं दिखने में। वही तो। पर यहीं पर हमारा आज का मिशन शुरू होता है। खताना का सिस्टम हमें सिखाता है कि किसी भी जटिल डेटा को कैसे प्रोसेस करें, पूर्वाग्रहों को कैसे दूर करें और मान्यताओं का परीक्षण यानी टेस्ट कैसे करें। यानी किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर कॉन्सेप्ट्स में तोड़ना। बिल्कुल। आज हम इसी टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ग्राहम हैनकॉक के ऐतिहासिक डेटा को डिकोड करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। हम यहाँ इतिहास के इस वैकल्पिक दृष्टिकोण का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हमारा काम केवल उन दिलचस्प तथ्यों, तर्कों और डेटा पॉइंट्स को सामने रखना है। हम बस एक निष्पक्ष लेंस से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेटा आखिर कह क्या रहा है। सही बात है। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत खताना के फ्रेमवर्क के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से करते हैं। उनका मानना है कि देखिए, जानकारी और समझ में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। एआई की दुनिया में अगर हम किसी मशीन को सिर्फ कच्चा डेटा दे दें बिना किसी स्ट्रक्चर के, तो वो कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं निकाल पाएगी। मास्टरी तब आती है जब हम उस जानकारी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से टेस्ट करते हैं। तो अगर हम द ग्रेट पिरामिड की जानकारी को टेस्ट करें तो पहला ही डेटा पॉइंट दिमाग घुमाने वाला है। 0.05 डिग्री की सटीकता की बात तो हमने शुरुआत में ही की, लेकिन इसके आकार को जरा संदर्भ में रखते हैं। हाँ, उसका जो स्केल है वो समझना बहुत जरूरी है। इसका जो बेस या आधार है वो लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है। 13 एकड़? और वो पूरा का पूरा बेस 1 इंच के भीतर पूरी तरह से समतल यानी लेवल है। इसे थोड़ा और तकनीकी रूप से समझते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। आज अगर 13 एकड़ की जगह को पूरी तरह समतल करना हो ना, तो बहुत बड़ी मशीनरी लगेगी, है ना? बिल्कुल, विशाल बुलडोजर, आधुनिक सर्वेइंग इक्विपमेंट और लेजर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। और पिरामिड में लगभग 23 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं। 23 लाख ब्लॉक? हाँ। और उनका वजन भी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जिनमें से कई का वजन दर्जनों टन है। और उन्हें सिर्फ समतल जमीन पर रखा नहीं गया है, उन्हें आपस में इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि उनके बीच एक क्रेडिट कार्ड भी नहीं घुस सकता। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि मुख्य धारा का इतिहास तो कहता है कि उस समय के लोगों के पास सिर्फ तांबे के औजार थे। तो मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने बस बहुत ज्यादा समय लिया हो? आपका मतलब है ट्रायल एंड एरर से? हाँ,
मतलब अगर हजारों मजदूर हैं और दशकों का समय है, तो क्या तारों को देखकर और पानी के स्तर यानी वाटर लेवल का इस्तेमाल करके ये एक्यूरेसी हासिल नहीं की जा सकती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सिर्फ समय और मजदूर होने से सटीकता नहीं आती। अच्छा, क्यों नहीं आती? का जो कर्व है यानी कर्वेचर, वो भी बीच में आने लगता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और पत्थरों का वजन इतना ज्यादा होता है कि अगर नीचे की जमीन थोड़ी भी धसी तो पूरा ढांचा क्रैक हो जाएगा। 23 लाख पत्थरों के साथ एक छोटे से ब्लॉक में आई मिलीमीटर भर की गलती ऊपर जाते जाते मीटरों की गलती में बदल जाएगी। एकदम सही। इसलिए ये सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का काम है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। पुरातात्विक खुदाई में उस समय के किसी भी एडवांस टूल्स का कोई सबूत नहीं मिलता। न कोई क्रेन, न कोई पुली, न ही कोई लेजर। बिल्कुल। और यहीं पर हम खचाना के टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा कह रहा है कि ढांचा अत्यधिक उन्नत है, लेकिन थ्योरी कह रही है कि औजार बहुत ही साधारण थे। ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ। तो चलिए इस थ्योरी को एक और स्तर पर टेस्ट करते हैं। पारंपरिक इतिहास बड़ी मजबूती से यह दावा करता है कि ये पिरामिड फिरौन यानी फैरो खुफू का मकबरा था। हाँ, ये एक ऐसी बात है जो हमने स्कूल की किताबों में बहुत पढ़ी है। रटी हुई है बिल्कुल। लेकिन जब ग्रैम हैनकॉक इस मान्यता का परीक्षण करते हैं तो जो तथ्य सामने आता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल द ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई भी मूल चित्राई यानी ओरिजिनल हायरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शंस मिली ही नहीं है। वेट, सच में? एक भी नहीं? एक भी नहीं। मिस्र के जो अन्य मकबरे खोजे गए हैं, जैसे कि वैली ऑफ द किंग्स में, हाँ, वहां तो दीवारें भरी पड़ी हैं। बिल्कुल, वहां अंदर फर्श से लेकर छत तक नक्काशी है। अंतिम संस्कार के ग्रंथों और राजा की अगली दुनिया की यात्रा की कहानियां लिखी हुई हैं। लेकिन ग्रेट पिरामिड अंदर से बिल्कुल सपाट, खाली और किसी भी तरह की सजावट से रहित है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर ये मकबरा था तो इसमें लिखावट क्यों नहीं है? और एक और बात, वहां से आज तक कोई शाही मम्मी भी नहीं मिली है। यहाँ मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। हम्म क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कब्र लुटेरे यानी ग्रेव रॉबर्स ने सदियों पहले सब कुछ लूट लिया हो? हम जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में लूटपाट बहुत आम थी। देखिए, लुटेरे सोना, जेवरात और कीमती सामान चुराते हैं। वो दीवारों पर उकेरी गई चित्रलिपि को खुरच कर थोड़ी ना निकालते हैं। ये पॉइंट तो है, दीवारें तो वैसी रहनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, जिस चेंबर को किंग्स चेंबर कहा जाता है, उसमें जो पत्थर का बक्सा है वो उस कमरे के दरवाजे से बड़ा है। अच्छा, तो इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है कि बक्सा पहले रखा गया था और कमरा उसके चारों ओर बनाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बक्से पर भी खुफू का कोई नाम या निशान नहीं है। ये तो सच में खतरनाक ही एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली दुनिया से बहुत मिलता जुलता लग रहा है। वो कैसे? मतलब जब हम किसी जनरेटिव एआई को कोई खराब प्रॉम्प्ट देते हैं या उसे अधूरे डेटा पर काम करने को कहते हैं तो एआई अक्सर हेलुसिनेट करने लगता है। हाँ, वो ऐसी कहानी गढ़ लेता है जो सच लगती है पर होती नहीं है। बिल्कुल। मुख्य धारा का इतिहास भी शायद यहाँ हेलुसिनेट ही कर रहा है, क्योंकि पिरामिड के बाहर के इलाके में खुफू के कामगारों से जुड़े कुछ निशान मिले थे। तो इतिहासकारों ने ये मान लिया कि ये विशाल पिरामिड उसी ने बनवाया था। सही पकड़ा। ये खराब डाटा पर आधारित एक निष्कर्ष है। टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क के हिसाब से खुफू के मकबरे वाली इस थ्योरी का स्कोर बहुत कम आता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर ये वस्तुकला हमें सही समय नहीं बता रही है और अंदर कोई लिखित इतिहास भी नहीं है, तो हम इस रहस्य को कैसे सुलझाएं? पत्थर तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन पत्थरों का कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी तो नहीं होता ना। यहीं पर हमें जांच का दायरा बढ़ाना होता है। जब इतिहास और वास्तुकला जवाब नहीं देते तो हमें भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की ओर रुख करना पड़ता है, और यहीं से स्फिंक्स की कहानी शुरू होती है। अरे वाह, स्फिंक्स! शेर के धड़ और इंसान के सिर वाली वो विशाल मूर्ति जो पिरामिडों के ठीक सामने बैठी है। हाँ, स्रोत में इसके क्षरण यानी वेदरिंग की बात की गई है। लेकिन इजिप्ट तो एक रेगिस्तान है। मुझे तो हमेशा लगता था कि स्फिंक्स पर जो निशान पड़े हैं वो हजारों सालों की तेज हवा और उड़ती हुई रेत की वजह से पड़े होंगे। ये एक बहुत ही स्वाभाविक धारणा है। हाँ। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन बॉस्टन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट शॉक ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्होंने एक बहुत ही अलग पैटर्न देखा। कैसा पैटर्न? हवा और रेत हमेशा पत्थरों को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली काटते हैं, जिससे आड़ी दरारें बनती हैं,
लेकिन स्फिंक्स के शरीर पर और उसके चारों ओर की उस खाई की दीवारों पर वर्टिकल दरारें हैं। वर्टिकल दरारें? मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाले पानी के निशान? बिल्कुल वही। ये निशान ऐसे हैं जैसे किसी बहुत भारी और लगातार होने वाली बारिश के पानी ने पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया हो। ये पानी के कटाव का एक स्पष्ट भौगोलिक संकेत है। पर एक मिनट रुकिए, मिस्र में भारी बारिश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां अचानक से कोई भयंकर बाढ़ आ गई हो और उसने ये कटाव कर दिया हो? अचानक आई बाढ़ पत्थर में इतनी गहरी नालियां नहीं बना सकती। इसके लिए सदियों तक लगातार मूसलाधार बारिश की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब 1-2 दिन की बारिश नहीं, लंबे समय तक? हाँ, और भौगोलिक रिकॉर्ड के अनुसार मिस्र के उस इलाके में ऐसी जलवायु जहां भयंकर बारिश होती हो, आखिरी बार 2500 ईसा पूर्व में नहीं थी। तो फिर कब थी? ऐसी जलवायु हिमयुग यानी आइस एज के अंत के आसपास लगभग 10,000 से 11,000 ईसा पूर्व में हुआ करती थी। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो मुख्य धारा की टाइमलाइन को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी इमारत में आपको पानी से आई बाढ़ के निशान मिल जाएं, जो साबित करता है कि इमारत तब से वहां है जब वो जगह रेगिस्तान थी ही नहीं। सही कहा आपने। और अब इस भौगोलिक सबूत को थोड़ा खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के साथ जोड़कर देखते हैं। खगोल विज्ञान? वहां से क्या सबूत मिलता है? क्योंकि अगर एक विज्ञान दूसरी कहानी बता रहा है तो खतानक के हिसाब से हमें उसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। ग्राहम हैंकॉक का स्रोत बताता है कि गीजा के तीनों पिरामिडों का लेआउट आसमान में ओरायंस बेल्ट के तारों के विन्यास से मेल खाता है। लेकिन क्या ये सचमुच मेल खाता है? मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आज रात को आसमान में ओरायंस बेल्ट को देखा जाए तो उसका अलाइनमेंट पिरामिडों के लेआउट से एकदम परफेक्ट मैच नहीं करता। और यहीं पर सबसे दिलचस्प खगोलीय घटना काम आती है, जिसे प्रिसेशन कहते हैं। प्रिसेशन? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये आखिर काम कैसे करता है? इसे एक लट्टू यानी स्पिनिंग टॉप की तरह सोचिए। जब हम लट्टू घुमाते हैं तो वो अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो लट्टू की ऊपरी डंडी भी धीरे धीरे एक बड़ा गोला बनाती है। वो डगमगाती है। हाँ, मैंने देखा है। लट्टू अपनी जगह घूमते हुए भी थोड़ा सा तिरछा होकर एक सर्कल बनाता है। बिल्कुल। हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। वो अपनी धुरी पर तो 24 घंटे में घूमती है, लेकिन पृथ्वी की धुरी भी उसी लट्टू की तरह धीरे धीरे डगमगाती है। अच्छा। और एक पूरा चक्कर लगाने में उसे लगभग 26,000 साल लगते हैं। इस डगमगाहट या प्रोसेशन के कारण पृथ्वी से देखने पर तारों की स्थिति हर गुजरते साल के साथ थोड़ी बदल जाती है। ओह, इसका मतलब है कि आसमान आज जैसा दिखता है वैसा 5,000 साल पहले नहीं दिखता था। जब हम आसमान को लगभग 10,500 ईसा पूर्व के समय में देखते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब देखिए, एक तरफ भूविज्ञान कह रहा है कि स्फिंक्स 10,000 ईसा पूर्व की बारिश झेल चुका है, और दूसरी तरफ खगोल विज्ञान कह रहा है कि पिरामिड 10,500 ईसा पूर्व के आसमान का नक्शा दिखा रहे हैं। दो बिल्कुल अलग अलग विज्ञान एक ही टाइम स्टैम्प की ओर इशारा कर रहे हैं। और यही टेस्ट एंड स्कोर का असली परिणाम है। जब डेटा को निष्पक्ष रूप से टेस्ट किया जाता है तो पैटर्न खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाते हैं, जो साफ दिखाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और खगोल विज्ञान की अत्यंत उन्नत समझ वाली एक बहुत ही संगठित सभ्यता का काम है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, अगर उनके पास ज्योमेट्री की इतनी गहरी समझ थी तो पिरामिडों में उसका सबूत कहाँ है? क्या हम सिर्फ तारों के अलाइनमेंट पर निर्भर हैं? नहीं, इसका सबूत पिरामिड की वास्तुकला में ही छुपा है। स्रोत में पाई और फाई जैसे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स का जिक्र है। पाई यानी 3.14, जिसका इस्तेमाल हम सर्कल या वृत्त के लिए करते हैं। पर इसका पिरामिड से क्या लेना देना? पिरामिड तो चौकोर और तिकोने होते हैं ना? यही तो इस ढांचे का असली जादू है। अगर ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई को लिया जाए और उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया जाए, अच्छा, तो हमें पिरामिड के आधार की सटीक परिधि यानी पेरीमीटर मिल जाएगी। ग्रेट? क्या सच में? हाँ, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला किसी भी आधे गोले यानी हेमिस्फीयर की परिधि निकालने का है। तो इसका मतलब? इसका मतलब है कि ग्रेट पिरामिड अपनी सारी चौकोर और तिकोनी बनावट के बावजूद गणितीय रूप से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक सटीक रिप्रेजेंटेशन है। बाप रे, 23 लाख पत्थरों के साथ ऐसा परफेक्शन,
गलती से या किसी तुक्के से तो नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। ये एक डीप साइंटिफिक नॉलेज को दर्शाता है। पर देखिए, मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा, क्योंकि एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है। कैसी बात? अगर एक ऐसी सभ्यता थी जो पाई का इस्तेमाल जानती थी, जिसे पृथ्वी के पैमाने का पता था, जो 10,500 ईसा पूर्व के तारों का नक्शा बना सकती थी, तो उनका कचरा कहाँ है? कचरा? आपका मतलब वेस्ट मटेरियल से है? हाँ, मेरा मतलब है, अगर कोई इतना बड़ा निर्माण कर रहा है तो उनके पास लोहे के औजार, पहिए, कोई मशीनरी या कम से कम उस सभ्यता के बर्तन, सड़कें, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। ये एक वैलिड पॉइंट है। आप एक 0.05 डिग्री की सटीकता वाला पिरामिड बना लें और पीछे एक हथौड़ा तक ना छोड़ें, ये कैसे संभव है? क्या ये हैनकॉक की थियरी को बहुत कमजोर नहीं कर देता? देखिए, ये शायद पूरी डिबेट का सबसे मजबूत काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और हैनकॉक का स्रोत इसका जवाब एक वैश्विक प्रलय यानी ग्लोबल कैटालिज्म के सिद्धांत से देता है। वैश्विक प्रलय मतलब पूरी दुनिया में तबाही? हाँ, भौगोलिक रिकॉर्ड बताते हैं कि आज से लगभग 12,000 साल पहले आइस एज का अंत बहुत अचानक और हिंसक तरीके से हुआ था। तापमान अचानक बढ़ा और विशाल ग्लेशियर पिघल गए। इसे विज्ञान की भाषा में मेल्ट वाटर पल्स 1b कहा जाता है। इसके कारण समुद्र का स्तर दुनिया भर में लगभग 400 फीट तक बढ़ गया। 400 फीट? माय गॉड! इसका मतलब तो आज के हमारे ज्यादातर बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो, ये सब पानी के नीचे होंगे। बिल्कुल। और हैनकॉक का तर्क है कि अगर कोई उन्नत सभ्यता उस समय तटीय इलाकों यानी कोस्टल एरियाज में बसी थी, तो वो इस प्रलय में पूरी तरह से बह गई। तो इसलिए उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। सही समझे। 12,000 सालों के समय में लोहा जंग खाकर मिट्टी बन जाता है, लकड़ी सड़ जाती है, किताबें और डिजिटल डेटा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। पीछे सिर्फ वही बचता है जो सबसे विशाल और ठोस हो, यानी भारी पत्थर, जैसे कि पिरामिड। ये नज़ारा वाकई डरावना भी है और सोचने पे मजबूर करने वाला भी है। और यही कारण है कि स्रोत दुनिया भर में एक ग्लोबल फिंगरप्रिंट की बात करता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप दक्षिण अमेरिका के प्राचीन मंदिरों को देखें, एशिया के पुराने ढांचों को देखें या मिस्र के पिरामिडों को। इन सभी अलग-अलग संस्कृतियों के पास एक समान वास्तुकला के पैटर्न, शेयर्ड मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स और खगोलीय समझ देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे इन सभी के पास एक ही मास्टर क्लास का ब्लूप्रिंट था। प्रलय से जो मुट्ठी भर लोग बचे, उन्होंने शायद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर उस ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। हाँ, और इसीलिए ये सिर्फ मिस्र का रहस्य नहीं है, ये मानव इतिहास की एक पूरी गुमशुदा कड़ी यानी मिसिंग लिंक की कहानी है, जिसे मुख्य धारा का इतिहास अक्सर खारिज कर देता है क्योंकि वो उनके सेट नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। सही बात है। तो इस पूरी गहरी छानबीन को समेटते हुए हम वापस AI खताना के लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क पर आते हैं। आज हमने देखा कि इतिहास के पन्ने सिर्फ जानकारी से भरे हैं, लेकिन जब हमने उस जानकारी को टेस्ट किया, हाँ, जब हमने पिरामिड के अंदर सबूतों की कमी पर सवाल उठाए, जब हमने स्प्रिंग्स पर पानी के निशानों का परीक्षण किया और तारों के अलाइनमेंट को गणित की कसौटी पर परखा, तो एक पूरी नई तस्वीर सामने आई। और कथाना का संदेश भी यही याद दिलाता है कि सीखना केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि टेस्टिंग और इम्प्रूविंग करना है। मास्टरी तब आती है जब हम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया को देखने का ये तरीका सच में बहुत शक्तिशाली है। जो सामने लिखा है बस उसे ही अंतिम सच ना मान लें, गहराई में जाएं और डॉट्स को कनेक्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपनी मान्यताओं का परीक्षण करते हैं तो हमें अक्सर वो सच दिखाई देता है जो सदियों से हमारी आंखों के ठीक सामने था। तो इस सफर को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा से ही निकल कर आता है। कौन सा विचार? देखिए, अगर आज से हजारों साल पहले वास्तुकला, ज्यामिति और तारों की समझ रखने वाली एक सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो सकती है और अपने पीछे सिर्फ पत्थरों में छिपे गणित और तारों के नक्शे छोड़ सकती है,
तो हमारी आज की दुनिया का क्या होगा? वही तो। आज की हमारी दुनिया सर्वर फार्म्स, इंटरनेट के तारों और कंक्रीट पर टिकी है। अगर आज से 12,000 साल बाद कोई भविष्य का आर्कियोलॉजिस्ट हमारी इस सभ्यता को खोद कर निकालेगा तो उसे क्या मिलेगा? ये सोचकर ही अजीब लगता है। क्या हमारे स्टील और प्लास्टिक उसे हमारे ज्ञान की कहानी सुना पाएंगे, या हम भी उनके लिए पत्थरों में दबा एक ऐसा ही अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएंगे जिसे वो कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने ही अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज के इस गहरी छानबीन में बस इतना ही।